Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट रहने वाला है, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहने वाला है, ओके। अभी तक हम लोगों ने दो पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ा है, जिसके अंदर हम लोगों ने माइक्रोब्स के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी, ठीक है। माइक्रोब्स के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी एंड उसके बाद में हम लोगों ने ये जानना स्टार्ट किया था कि माइक्रोब्स के क्या-क्या एप्लीकेशंस रहते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स के क्या-क्या एप्लीकेशंस रहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस के अंदर अभी तक हम लोगों ने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये देखो, ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोगों ने क्या बात की थी कि माइक्रोब्स का क्या यूज रहता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कौन-कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है माइक्रोब्स यूज होते हैं एंड किस तरीके से जो है हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं, वो सारा हम लोगों ने जाना था। फिर सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने जाना था कि माइक्रोब्स किस तरीके से डिफरेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, एसिड या फिर एंजाइम के अंदर किस तरीके से जो है काम आते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रोब्स सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरीके से काम आते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स का क्या एप्लीकेशन है सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यानी माइक्रोब्स का बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर क्या रोल है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स का रोल या माइक्रोब्स का यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, प्लस माइक्रोब्स किस तरीके से एज बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आज की वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो नोट्स रहेंगे ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड सारे नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग आगे भी आपके लिए बाकी सारे चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बायो कंट्रोल होता क्या है ना, व्हाट आर बायो कंट्रोल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बायो कंट्रोल होते क्या है। बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग डिसीजेस एंड पेस्ट्स। बायो मीन्स जब हम लोग लिविंग थिंग्स को, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड्स को जब हम लोग यूज करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सके, बेसिकली कंट्रोल कर सके। क्या चीज कंट्रोल कर सके हम लोग? प्लांट डिजीजेस, जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उनको क्या होता है ना, पेस्ट्स की वजह से, ठीक है। पेस्ट्स की वजह से कई बारी बहुत सारे डिजीजेस फेस करने पड़ जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कुछ अदर प्लांट्स की वजह से, कुछ एनिमल्स की वजह से, या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटी की वजह से। तो काफी सारी वजह से कई बार क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डिजीजेस लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हमारे प्लांट्स जो होते हैं, हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, वो खराब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी आजकल क्या है ना, आजकल जो है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, आजकल जो है एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मॉडर्न फार्मिंग के अंदर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स अगर यूज ना करें, तो ऐसा माना जाता है कि फार्मिंग ही कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या कर सके, जो हमारे पेस्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज किए जाते हैं, केमिकल्स यूज किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये इतने हार्मफुल होते हैं। आजकल क्या है ना, कैंसर जो है, ठीक है, कैंसर इज सच अ डेडली डिजीज, और आजकल बहुत छोटे छोटे लोगों के अंदर भी कैंसर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उसका एक मेजर रीजन ये भी है कि जो क्रॉप्स, यानी कि जो खाना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अभी मान लीजिए कि किसी छोटे से बच्चे को अगर कैंसर हो गया है, तो क्या वो बच्चा स्मोकिंग कर रहा था या वो ड्रिंकिंग कर रहा था? ऐसा तो नहीं है। बट क्या होता है ना, कई बार बैड लाइफस्टाइल की वजह से भी, बैड लाइफस्टाइल इज आल्सो अ मेजर रीजन जिसकी वजह से आजकल कैंसर देखने को मिलता है, ठीक है, या अच्छा ना खाना। तो आजकल क्या है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है
कई बार क्या करते हैं कि क्रॉप्स की अच्छी यील्ड के लिए भी हम लोग उनको यूज कर रहे होते हैं, तो वो इन द एंड क्या कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन द एंड नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग एज ह्यूमंस जो है उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, वहां पर हमें नुकसान फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। So in modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, that is by the use of insecticides and pesticides. अब insecticides क्या होते हैं, जो insects को मारने के काम आएंगे, ठीक है। और जो pesticides होते हैं ये pests को मारने के काम आते हैं, ठीक है, pests को मारने के काम आते हैं। These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment. यानी कि देखो हमें भी नुकसान कर रहे हैं, जो एनिमल्स उनको कंज्यूम करेंगे उन्हें भी नुकसान कर रहे हैं, एंड इसके साथ ही हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब फर्टिलाइजर्स जो है कई बारी सॉइल के अंदर इतने ज्यादा अमाउंट में अगर यूज कर रहे हैं, एंड क्या होगा, दे आर इनसॉल्युबल, है ना। वो क्या करेंगे, जब पानी वहां पर आएगा, है ना, यानी कि जब वहां पर इरिगेशन वगैरह करी जाएगी, तो कई बार क्या होता है ना, वो फर्टिलाइजर्स की यूज की वजह से, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली एज सच, तो वो क्या हो जाते हैं, टॉप सॉइल को भी अपने साथ ले जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, एनवायरनमेंट में भी नुकसान देखने को मिल रहा है। टॉप सॉइल जो होती है ना, वो लेयर ही रिमूव हो जाती है, ठीक है। ग्राउंड वाटर को नुकसान हो रहा है, अगर वो जो हमारे फर्टिलाइजर या केमिकल है वो इन द एंड अगर सॉइल के अंदर जा रहे हैं, सॉइल के अंदर जा रहे हैं, तो सॉइल के अंदर जाने की वजह से क्या होगा, वहां पर सॉइल के अंदर अगर वो जाएंगे, तो वहां पर नीचे जो है, जो ग्राउंड वाटर है, वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कंटेमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही केमिकल्स, इंक्रीज अमाउंट में केमिकल्स उसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन द एंड हमारे नेचर को भी वहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो फ्रूट, वेजिटेबल या क्रॉप प्लांट्स है जिनको हम कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर भी हमें इन्हीं केमिकल्स की हाई अमाउंट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जब हम उन क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे थे, तब वहां पर फर्टिलाइजर्स का यूज या पेस्टिसाइड्स का यूज हाई अमाउंट में किया गया, इस वजह से। Our soil is also polluted through the use of weedicides to remove weeds. अब weeds क्या होते हैं? Weeds are unwanted plants, ठीक है। तो weedicides भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो weedicides हो गए या pesticides हो गए या fertilizers हो गए, they all are chemicals and they are toxic, highly toxic. तो इनके यूज की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, बेसिकली मैनकाइंड को या एनिमल को या फिर हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर को काफी नुकसान देखने को मिलता है, ओके। सो द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड। अब अगर हम बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करेंगे, तो उससे होता क्या है, हमारी जो डिपेंडेंसी है केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के ऊपर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। यानी कि उससे होगा क्या, हम लोग पेस्टिसाइड्स और केमिकल के यूसेज को रिड्यूस कर सकते हैं, काफी अमाउंट पे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली होता भी यही है, ठीक है। आजकल क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अब कंप्लीटली अगर उनको इरेडिकेट भी ना कर पाए, जो आपके वीड्स वगैरह है या पेस्ट्स वगैरह है, तो वहां पर क्या किया जाता है, एक उनका पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, जो कि हमारे क्रॉप्स को नुकसान भी ना दे या हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट में वहां पर क्या है, वो पर्टिकुलर मतलब क्या कोशिश करते हैं फार्मर्स ना, हर चीज को वहां पर मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फार्मर्स क्या कोशिश करते हैं कि वो मैनेज कर सके, ठीक है, हर चीज का एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उनकी फील्ड्स के अंदर मैनेज हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं उनकी हेल्प से या बायो कंट्रोल मेथड की हेल्प से हम लोग जो हमारे फर्टिलाइजर्स है या पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स हैं उनके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल बी स्टडिंग द एग्जांपल्स ऑफ बायो कंट्रोल, ठीक है। आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आया। अब हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बायो कंट्रोल की बात करेंगे। जो आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे ये पूछेंगे तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ही बेसिक बात है, अगर आपसे सीबीएसई में पूछते हैं। बट ये जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स है आपके नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीयूईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड्स के लिए भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और आप एग्जाम्पल्स ही नहीं देंगे, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग, आपको उतने मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में आ जाता है और आप सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन कराते हैं, तो आपको क्या लगता है कितने मार्क्स मिलेंगे?
1.5 से 2 मार्क्स मिलेंगे सिर्फ, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। या कुछ टीचर्स तो 1 to 1.5 मार्क्स भी देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स याद होने बहुत जरूरी है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स, ओके। तो सबसे पहले क्या आती है, लेडी बर्ड। अब लेडी बर्ड क्या होती है, लेडी बर्ड के ऊपर हम लोगों को रेड और ब्लैक मार्किंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। लेडी बर्ड के ऊपर हमें रेड और ब्लैक मार्किंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो लेडी बर्ड इज अ बीटल। अब ये किस में हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एफिड्स। जो एफिड्स होते हैं ना, एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड काम आती है, ओके। नेक्स्ट कम्स ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज क्या करती है, मॉस्किटोस से वहां पर छुटकारा पाने में हेल्प करती है, ठीक है। जितनी भी मॉस्किटोज होती है उनसे छुटकारा पाने के लिए ड्रैगन फ्लाइज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कम्स योर बीटी। ओके, नाउ व्हाट इज बीटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आप लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर भी इसका काफी मेजर एप्लीकेशन है। सो बीटी इज बैसिलस thuringiensis, ओके। बीटी इज बैसिलस thuringiensis। ऑल्दो इसकी काफी सारी अभी स्पीशीज आ गई हैं, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ठीक है। सो व्हाट इज बीटी, इट इज अ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट। ये आपसे 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं सीबीएसई के अंदर। सो इट इज अ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स. These are available in sachet and dry spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees where these are eaten by insect लावा। अब होता क्या है, जो बैसिलस thuringiensis है, इट इज अ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। जो कि हम लोगों को ना आजकल इतने इतने से ना बीटी के पैकेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इतने इतने से पैकेट्स के अंदर ही आते हैं या फिर ड्राइड स्पोर्स के फॉर्म में आते हैं। क्या किया जाता है, थोड़े से स्पोर्स लिए जाएंगे या फिर वो सैशे लिया जाएगा और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर उसको मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली हेल्प क्या करते हैं, जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स होते हैं ना उनको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इनको जनरली कहाँ पर स्प्रे किया जाएगा, जो आपके ब्रासिका का प्लांट होता है, जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस होता है वहां पर, या फिर जो फ्रूट ट्रीज होती है, ठीक है। या फिर और ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट लार्वा जो है ना, जिनको कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। जो इंसेक्ट लार्वा होता है और जिनको कंज्यूम कर लेता है, ऐसे प्लांट के ऊपर हम लोग वो जो बीटी का मिक्सचर है उसको स्प्रे करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, in the gut of larva the toxin is released and larva gets killed, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, ये जो बीटी होता है ना, ये जो बीटी होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जस्ट अ मिनट। दिस बीटी इज स्पीशीज स्पेसिफिक, ठीक है। यानी कि ये ऐसा होता है कि जिसके लिए बना हुआ है ना उसी को मारेगा, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोगों ने प्लांट के ऊपर इसको स्प्रे किया है तो ये प्लांट को नुकसान नहीं करेगा, बट उस प्लांट को जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है उस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट स्पीशीज को या उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को वहां पर किल कर देता है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही आपका जो इंसेक्ट है वो आपके प्लांट के ऊपर बैठेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको कंज्यूम करने करेगा, उसके अंदर जो है वो बीटी वाला जो मिक्सचर था वो अंदर जाएगा। अब होगा क्या, गट के अंदर टॉक्सिन रिलीज होगा। कौन सा टॉक्सिन रिलीज होगा, बीटी टॉक्सिन, ठीक है। इसको और डिटेल में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगी। बट होगा क्या, वहां पर बीटी टॉक्सिन उनकी गट के अंदर, लावा की गट के अंदर रिलीज हो जाएगा और लावा क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर परफोरेशन होनी स्टार्ट हो जाते हैं उनकी गट के अंदर ना, परफोरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, यस, द बैक्टीरियल डिजीजेस kills the caterpillar but leave other insects unharmed. अब ये जो है हम लोगों ने स्प्रे किसके लिए किया, हम लोगों ने कैटरपिलर के लिए स्प्रे किया ना, तो ये कैटरपिलर को ही स्प्रे करेगा, दूसरे इंसेक्ट्स तक को भी हार्म नहीं करेगा, ठीक है। तो क्रॉप को तो क्या ही हार्म करेगा, ठीक है। तो इट इज वेरी स्पीशीज स्पेसिफिक, ठीक है। द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, अब ये है क्या, बेसिकली इट इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट विच वाज डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। देखो, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट जिनके जीन्स मॉडिफाई किए होते हैं, ठीक है। whose genes have been modified। और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जीन्स का मॉडिफिकेशन करना, जीन्स का मॉडिफिकेशन करना ताकि वो बेटर तरीके से वर्क कर पाए, ठीक है। हम लोग अपना काम बेसिकली निकलवा पाए या पर्टिकुलर प्लांट के लिए, पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो चीज क्या हो सके और यूजफुल प्रूव हो सके, ठीक है।
सो जो ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या किया गया, डेवलप करवाया गया, एंड इट हैज बैसिलस thuringiensis टॉक्सिक जीन्स इनटू प्लांट्स। ओके, सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट बाय इंसेक्ट पेस्ट, एग्जांपल बीटी कॉटन। अब ऐसे जो बनाए हुए हैं, ठीक है, जो बीटी कॉटन का अगर प्लांट बनाया हुआ है, तो उसके अंदर जो है इंसेक्ट पेस्ट जो है उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसको वहां पर बैसिलस thuringiensis का जो जीन है, ठीक है, जो बीटी जीन है वहां पर इंट्रोड्यूस करवाया गया उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर, एंड वो जीन इंट्रोड्यूस होने की वजह से वो क्या करेगा, बेसिकली इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाएगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट कम योर ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। ठीक है, नाउ ट्राइकोडर्मा आर फ्री लिविंग फंजाई। ये क्या होते हैं, बेसिकली फ्री लिविंग फंगस होते हैं which are very common in the root ecosystem and are effective against several plant pathogen। अब ये जो ट्राइकोडर्मा होता है ना, ये काफी सारे प्लांट पैथोजन से जो है हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, next comes your baculovirus। ठीक है, next comes your baculovirus। now what are these are pathogens that attack insects and other arthropods। जो आर्थ्रोपोड फैमिली के मेंबर्स होते हैं या फिर जो डिफरेंट इंसेक्ट्स होती हैं बेसिकली, उनको ये क्या करता है, बेसिकली उनके ऊपर अटैक करता है और उनको किल करता है। ओके, the majority of baculoviruses used as biocontrol agents are in the genus Nucleopolyhedrovirus। यानी कि जो मैक्सिमम में जो आपके मैक्सिमम बैक्यूलोवायरसेस हैं वो आपके न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस के हैं। ठीक है, दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक। अब ये भी क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी उस पर्टिकुलर स्पीशीज को ही किल करेंगे, बाकी किसी और इंसेक्ट को, किसी और इंसेक्ट स्पीशीज को या प्लांट क्रॉप को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ओके, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस। ओके, बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशंस नहीं होती इनकी, ये बहुत ही नैरो रेंज के अंदर वर्क करते हैं। ओके, दे हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। ओके, सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि बैक्यूलो वायरस भी काफी स्पीशीज स्पेसिफिक है एंड बहुत ही नैरो रेंज के अंदर ये वर्क करता है। ओके, सो ये हम लोगों ने बात करी कि कौन कौन से माइक्रोब्स जो है वो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर एक छोटा सा आपको लास्ट में एनसीईआरटी के अंदर पैराग्राफ दिया हुआ है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नाउ दिस इज डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। ओके, अच्छा, आईपीएम की कई बारी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज आईपीएम? इट इज आल्सो नोन एज सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट, which refers to the integration of tactics for control of a single pest on one or more crop. The overall objective is to create and to maintain a situation in which insects are prevented from causing significant damage to crops। तो basically जो हमारा आईपीएम है, इट इज अ काइंड ऑफ सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक जो क्या करता है ना, बेसिकली कुछ ऐसे मेथड्स को एम्प्लॉय करता है ताकि हम लोग क्या कर सके, बेसिकली एक सिंगल पेस्ट जो है वो डिफरेंट क्रॉप्स को जब हार्म कर रहा है तो उसको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक इसको इस वजह से बोला जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, बेसिकली एक इंटीग्रेटेड वे में वो क्या करता है, हमारे पेस्ट को एक एक तरीके से वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हमारी क्रॉप्स को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कब डिजायरेबल होता है, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है ना, जब हम उनको क्या करने की कोशिश करते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको हम लोग कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर जब हम लोग एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होता है ना, वहां पर जब हम लोग किसी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को जब हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनको वहां पर यूज करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, हम लोग क्या करते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करके चलते हैं, हम लोग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनके ऊपर हम लोग जो
पेस्ट्स वगैरह हैं या जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको हम लोग क्या कर सके बेसिकली वहां पर ग्रो करने से या हमारी क्रॉप्स को हार्म करने से वहां पर हम लोग उनको रोक सके। ठीक है, सो ये है हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ओके, तो ये बेसिकली इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके हमारी इंसेक्ट्स को क्रॉप्स जो ये सॉरी जो हमारी क्रॉप्स है उनको हम लोग इंसेक्ट्स के डैमेज से प्रिवेंट कर सके। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि माइक्रोब्स का क्या यूज है एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, बायो क्या है बेसिकली, जब हम लोग बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, so the use of chemical fertilizers to meet the ever increasing demand of agricultural produce has contributed significantly to environmental pollution। देखो सबको पता है कि अभी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो द नीड फॉर फूड और अदर बेसिक रिसोर्सेज आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो उस केस में कई बार क्या हो पाता है कि हम लोग जो हमारे पास जो नेचुरल मेथड्स है, ठीक है, उनकी हेल्प से हम लोग वो एवर इंक्रीजिंग डिमांड जो है ना उनको पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू मेक द नीड सफिशिएंट फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, हम लोग सबकी नीड्स को जो है ना फुलफिल वहां पर नहीं कर पाते। तो उस चीज के लिए बहुत एक अल्टरनेट निकाला जाता है कि हम लोग क्या करते हैं वहां पर बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ताकि हम लोग क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सके। ठीक है, हम लोग क्रॉप्स को जल्दी ग्रो कर सकें। ठीक है, अब उसी की वजह से हम लोगों को हाई अमाउंट में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, हाई रेट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है अभी देखने को मिलता है। ठीक है, सो देयर इज अ नीड टू स्विच ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड in which we raise the crops using the use of biofertilizers। okay, by using biofertilizers। ठीक है, अब biofertilizers क्या होते हैं? they are organisms, okay, these are organisms that enrich the nutrient quality of soil। यानी कि वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो बेसिकली हमारी सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, जो हमारी सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स को हम लोग किस लिए यूज करें? सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए। बट जब हम लोग कुछ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं ताकि वहां पर कोई नुकसान भी देखने को ना मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, so what are the main sources of biofertilizers? The main sources are bacteria, fungi and cyanobacteria। ठीक है, इनको हम लोग जनरली एज अ बायोफर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। ठीक है, इनको हम लोग जनरली एज अ बायोफर्टिलाइजर यूज करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या आता है? आपका राइजोबियम। ना व्हाट राइजोबियम डज, राइजोबियम क्या बनाता है ना? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। ठीक है, राइजोबियम आपका क्या बनाता है? इट फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, इट फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। यानी कि जो आपकी लेग्यूम क्रॉप्स होती है ना, जो आपकी लेग्यूम क्रॉप्स होती है उनके साथ में क्या करेगा? उनके रूट नोड्यूल्स के साथ में राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। ठीक है, जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स है उनके रूट नोड्यूल के साथ में राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेगा? बेसिकली फिक्स करेगा। ठीक है, किन फॉर्म्स के अंदर? उन ऑर्गेनिक फॉर्म्स के अंदर जो प्लांट के लिए कंज्यूमेबल है, यानी कि जिन जिन फॉर्म्स के अंदर नाइट्रोजन को प्लांट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं एंड उनको जो है अपनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अब्सॉर्ब करने के लिए वहां पर बेसिकली या इंप्रूव करने के लिए उनको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, next, bacteria like Azospirillum and Azotobacter can fix atmospheric nitrogen while free leaving the soil। ठीक है, अब ये जो हमारा अगर आपसे कोई बोले जो हमारा राइजोबियम था, तो राइजोबियम इज सिम्बायोट। ठीक है, राइजोबियम क्या है? सिम्बायोट। अगर इसने लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाया तो वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी। ठीक है, इफ देयर इज नो एसोसिएशन, ठीक है, अगर वहां पर कोई एसोसिएशन नहीं है
देन देयर विल बी नो नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अगर एसोसिएशन होगी, अगर लेग्यूम्स के साथ में इनका एसोसिएशन होगा तब ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बट वहीं पर जो एजोस्पिरिलम या एजोटोबैक्टर होते हैं, दे आर आल्सो अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या कर सकते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक सॉल्यूबल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दोनों की हेल्प से ही हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट कम फंजाई। अब हम लोग बात करेंगे फंजाई की। अब फंजाई के अंदर क्या बनता है, फंजाई के अंदर बनता है माइकोराइजल एसोसिएशन। फंजाई के अंदर बनता है माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि जब आपकी जो फंजाई है, ठीक है, देखो, जो फंगस की स्टडी होती है ना उसको हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये माइको है बेसिकली ये फंगस को डिनोट करता है। ठीक है, ये जो माइको है ये बेसिकली फंगस को डिनोट करता है। ओके, so what happens is this fungi form symbiotic association with roots of higher plants। जब जो एसोसिएशन है वो हायर प्लांट्स के रूट के साथ में फंजाई का एसोसिएशन, जब फंजाई हायर प्लांट्स के रूट के साथ में जब एसोसिएशन बनाएगी तो उस पर्टिकुलर एसोसिएशन को हम लोग माइकोराइजल एसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है, मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से जीनस के मेंबर्स माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं, तो आप बोलेंगे कि जो ग्लोमस जीनस है उसके मेंबर्स क्या करते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द फंगल सिम्बायोन्ट एब्सॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू प्लांट्स। अब जो फंगल सिम्बायोन्ट है यानी कि जो आपका फंगस है वो क्या करेगा, सॉइल के अंदर से फॉस्फोरस को एब्सॉर्ब करेगा और उसको क्या कर देगा, प्लांट के अंदर पास ऑन कर देगा। ठीक है, फंगस क्या करेगा, फंगस फॉस्फोरस को एब्सॉर्ब करेगा सॉइल के अंदर से और प्लांट्स के अंदर उसको पास ऑन कर देगा। ठीक है, plants having such association also show resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and overall increase in plant growth and development। अब क्योंकि वहां पर ये एसोसिएशन फॉर्म हुआ है, तो वहां पर होता क्या है, ऐसे प्लांट्स के अंदर बेसिकली एक तो हम लोगों को जो रूट बॉर्न डिसीजेस होते हैं उनसे हमारे प्लांट को छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, उनसे उनको प्रोटेक्शन रहती है। हाई सैलिनिटी कंडीशंस को वहां पर वो क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर फंगस भी बेसिकली प्रेजेंट है, वहां पर वो फंगल एसोसिएशन प्रेजेंट है। ड्रॉट कंडीशन से वहां पर प्रिवेंशन हो सकता है एंड इसके अलावा प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। ठीक है, अब इसके रिटर्न में फंगस को क्या मिलता है, इन रिटर्न फंजाई गेट शेल्टर एंड फूड फ्रॉम दी एसोसिएशन। यानी कि जो फंगस है उसको क्या मिल रहा है, रहने के लिए जगह और खाना इस पर्टिकुलर एसोसिएशन से उसको मिल रहा है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। फंगस की बात कर ली, बैक्टीरिया की बात कर ली, लास्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक बात मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, जो हमारा माइकोराइजा होता है, ठीक है, ये आपको दो टाइप का देखने को मिल सकता है। द फर्स्ट वन इज एक्टो एंड द सेकंड वन इज एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, ये आप इनके ना नाम याद रख सकते हो। तो जो माइकोराइजा है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक आपके होते हैं एक्टोमाइकोराइजा एंड एक आपके जो होते हैं वो आपके होते हैं एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, एक होते हैं एक्टोमाइकोराइजा और दूसरे होते हैं आपके एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक्टो और एंडो। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि माइकोराइजा कितने टाइप के हैं तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा जो आपके एंडोमाइकोराइजा होते हैं इनको हम लोग वैम भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे एंडोमाइकोराइजा होते हैं इनको हम लोग वैम भी बोलते हैं। ठीक है, वैम क्या होता है, वेसिक्यूलर वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इनके अंदर वेसिकल्स और आर्बस्क्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं ये आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट अभी के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि माइक्रोराइजा दो टाइप के हैं, एंडो एंड एक्टो। ठीक है, और एंडो को हम लोग वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइक्रोराइजा भी बोलते हैं क्योंकि वहां पर आर्बस्क्यूल्स और वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, सो सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। साइनोबैक्टीरिया का भी क्या काम होता है, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं आपके, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑसिलेटोरिया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, बेसिकली आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा पैडी फील्ड्स के अंदर दे सर्व एज एन इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। पैडी फील्ड्स जो होती है उनके अंदर एज एन इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स ये क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वहां पर भी एज अ नाइट्रोजन फिक्सर ये काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर काम करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर वहां पर ऐड करेंगे, फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स का काम क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करना या इंक्रीज करना। एंड इसके अलावा जो एल्केलिनिटी होती है, ठीक है, यानी कि जो बेसिक नेचर है बेसिकली सॉइल का, उसको ये क्या करने की कोशिश करते हैं, बेसिकली रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ में हम लोगों का जो माइक्रोब्स वाला ये चैप्टर था, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर जो है इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर्स जो हैं आप लोगों के कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसी के साथ में हमारा जो है बेसिकली क्या ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है, पर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग आपके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग नीट एस्पिरेंट है, तो 11th क्लास का पूरा सिलेबस भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाया जाएगा। आगे आने वाले दिनों के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है नीट, सीयूईटी और सीबीएसई, सभी के लिए सेपरेट वीडियोस और साथ में वन शॉट वीडियोस भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज डू लाइक द वीडियो। We will meet you in the next video with a new chapter. Till then, keep learning.